Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. Again, we are back with another session of ESIC Deputy Director Series of Indian Freedom Struggle. So इसके कुछ अच्छे relevant सवाल हम लोग करने वाले हैं. And one thing very important to understand कि आपके लिए ESIC का full हमारा कोर्स है जिसके अंदर अब जो है आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको जो है वेब नोट्स, पीडीएफ फाइल्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सारा का सारा जो है हमारा ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएगा अभिपीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर. सो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस पूरे कोर्स को देख सकते हो. पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद एनरोल करना है तो एनरोल कर सकते हैं. बाकी फ्री में हम लोग टेस्ट सीरीज क्लासेस तो आपको काफ़ी टाइम से दे रहे हैं और इसको भी अटेंड कर लीजिएगा. और इस सेशन के अंदर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आंसर द क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंड कि अगर गलत आ रहा है तो ठीक है, देख लेते हैं पूरा का पूरा क्लैरिटी क्या उस आंसर का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके आंसर का बैकग्राउंड क्या है वो देख लेंगे और उसके अंदर दो चार चीज़ें और सवाल हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है. और इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत ही अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ दैट हम लोग जो है नाबार्ड के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पेनी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी और ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो इंटरव्यू का क्रक्स होता है, एक पर्सनालिटी टेस्ट का जो क्रक्स होता है जहां पे आपको फंडामेंटल्स के साथ क्लियर किया जाता है कि दीज आर फंडामेंटल, आप इन फंडामेंटल को छोड़ के इंटरव्यू देने की कोशिश करेंगे तो वो फिर एक मिस्टेक हो जाएगी आपकी. तो वो फंडामेंटल्स को आपका मेक श्योर किया जाता है कि आप उसको बेटर तरीके से समझें और उसको इंप्लीमेंट करें ताकि इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स आए. तो नाबार्ड का भी इंटरव्यू है जो आप इसको अटेंड कर सकते हैं. अभिपीडिया के पोर्टल में ही जाके आप नाबार्ड में भी क्लिक करके वहां पे फ्री मॉक इंटरव्यू सेशन कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. वॉट एवर द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 के ऊपर. सवाल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है, ठीक है, चलिए. द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड बिटवीन whom. ठीक है, सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है, लेकिन सिंपल सवाल से शुरुआत करेंगे तो सही रहेगा. फर्स्ट इज महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना. महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान. आपके पास 10 सेकेंड्स है टू आंसर दिस क्वेश्चन. सिंपल सवाल है और देखते हैं क्या इसका आंसर होगा. जल्दी आंसर दीजिएगा. यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. जल्दी आंसर दीजिए. ओके, सो यहां पे है फेमस लखनऊ पैक्ट. ये ऐसा पैक्ट था जिसने हिंदू मुस्लिम जिसे कहते हैं ना, दो पार्टीज जो हैं उनको जोड़ दिया और काफी यूनाइटेड कर दिया था. उस टाइम की हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसको काफी यूनाइटेड इस पैक्ट ने कर दिया था. तो 1916 का ये जो लखनऊ पैक्ट है, इट वाज साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, राइट. चलिए, ओके, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इस एग्रीमेंट, इस पैक्ट के बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि मुस्लिम लीग लीडर्स ने ये एग्री कर दिया कि हम लोग जो है कांग्रेस मूवमेंट जो है, जो कांग्रेस मूवमेंट डिमांड कर रहे हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस को, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं. वी आर ऑल हैप्पी टू सपोर्ट द कांग्रेस लीडर्स क्योंकि ये डिमांड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की, हम लोग भी इनके सपोर्ट में हैं. ठीक है, और ये जो लखनऊ पैक्ट था, याद रखिएगा ये सवाल भी पूछा गया है एक वन लाइनर में, दैट इट इज बेकन ऑफ होप टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी. याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट आ गया आपके सामने. ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें दोनों पार्टीज ने मिलके एक जॉइंट प्रपोजल जो है ब्रिटिशर्स के सामने रख दिया था. इसमें लिखा था कि आपको जो है ब्रिटिशर्स को बोला गया एक प्रपोजल के दौरान कि प्रपोजल के अंदर ये बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स जो है काउंसिल्स के अंदर शुड बी इंक्रीज. नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स काउंसिल के अंदर इंक्रीज होनी चाहिए. माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए. जितने भी प्रोविंसेस हैं शुड बी ग्रांटेड ऑटोनॉमी एंड सेपरेटिंग एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी भी होना चाहिए. तो ये प्रपोजल्स जो हैं याद रखिएगा, प्लीज इसको याद रखना है. ऐसा पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लर्न करना, बस इतना याद रखिए. कैसे इलेक्टेड के बारे में कुछ बोला गया था, ठीक है, माइनॉरिटीज के बारे में कुछ बोला गया था,
ठीक है, ऑटोनॉमी के बारे में बोला है एंड सेपरेशन की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट डैश। ठीक है, सो जनरली क्या है कि स्टूडेंट्स बता देते हैं कि ये सेशन कहाँ पे हुआ था, लेकिन ये नहीं बता पाते कि ईयर कौन सा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट डैश। ठीक है, इज इट 1904 बॉम्बे, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत एंड 1916 लखनऊ। ठीक है, सो जल्दी इसका आंसर बताइएगा। यस, you have 5 seconds more to answer this question, then we'll move forward. किसी को ये पता है कि ये जो वर्ड स्वराज था पहली बार दादा भाई नौरोजी ने यूज किया था कहाँ पे? उन्होंने यूज किया था कलकत्ता के अंदर। ही यूज दिस इन कैलकाटा। ठीक है, और ये कैलकाटा में उन्होंने 1906 में यूज किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो हेल्ड इन कैलकाटा, ठीक है, हेल्ड इन 1906 एट कैलकाटा, मतलब ये थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, बट आपको आंसर तो समझ आ गया होगा। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट द स्वराज। स्वराज इज व्हाट? सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, एक पॉइंट ध्यान से सुनोगे, दैट इज दिस: the word Swaraj was used synonymously with the home rule by दयानंद सरस्वती। आपने सुना था ना इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया जो है इंडियंस का है। ठीक है, सो ये जो दयानंद सरस्वती साहब थे, इन्होंने स्वराज जैसा ही वर्ड अपने टाइम पे निकाल लिया था, दैट वाज होम रूल। ठीक है, दादा भाई नरोजी सेड दैट ही हैड लर्न द वर्ड स्वराज फ्रॉम द सत्यात प्रकाश। कहां से? सत्यात प्रकाश से उन्होंने, क्या बोलते हैं दादा भाई नरोजी? कहते हैं कि उन्होंने ये स्वराज वर्ड जो है वो एक किताब से, सत्यात प्रकाश से जो है उन्होंने लिया है, जो कि है दयानंद सरस्वती की। ठीक है, हाँ, अब देखिए कमाल की चीज ये है कि पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो सब इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। जैसे कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885, 1904 के इंपॉर्टेंट बता दूं, हेनरी कॉटन बॉम्बे। दिस इज द क्वेश्चन, ये ग्रे एरिया है, यहां से सवाल पूछा जाएगा। हेनरी कॉटन बॉम्बे 1906 में, दादा भाई नरोजी, 7 वाला भी याद रखिएगा, रास बिहारी घोष, उसके बाद आता है मदन मोहन, 1909 में मदन मोहन मालवीय, 1911 में बी.एन. धार, ठीक है, कलकत्ता में, उसके बाद अंबिका ए.सी. मजूमदार क्या है? 1916। ठीक है, 1917 में एनी बिसंत, गांधी जी 24 में, सरोजनी नायडू 1925 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, कॉटन साहब हो गए हमारे, दादा भाई नरोजी, रास बिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, उसके बाद 1916, 1917, ये एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे ही मैं लेकर आया था। इसको एक बार आप रीड कर लीजिए, यू हैव 5 सेकेंड्स, एक बार इसको रीड कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग टू रेटिफाई द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज हेल्ड एट डैश सेशन। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है मीटिंग टू रेटिफाई द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज हेल्ड एट वेयर? इट वाज हेल्ड एट फैजपुरी, कलकत्ता, बॉम्बे या त्रिपुरी? ठीक है, जल्दी बताइएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग टू रेटिफाई द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन वाज हेल्ड एट विच सेशन? ठीक है, जल्दी बताइएगा। हाँ, सो इट इज बॉम्बे।
ठीक है, 8 अगस्त को जो था, अगस्त 1942, ठीक है। So Bombay session, All India Congress meeting to ratify this. It was passed by whom? This is important. Mahatma Gandhi on 8th August 1942. 8th August 1942 passed by Mahatma Gandhi. Right? चलिए, उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी issued the Quit India speech at टैंक मैदान इन मुंबई, बॉम्बे कहते हैं। अब ये भी बोला गया कि जब वो स्पीच दे रहे थे, इशूड अ स्पीच, मतलब उन्होंने इशू किया था स्पीच, उसमें उन्होंने ये बताया था, क्योंकि पिछले दिन ही 7 अगस्त को ही ये सब चीज़ें जो है, सारे मेजर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी को भी पता था कि अगर मैं जो पब्लिक है उसको नहीं बता पाऊंगा कि करना क्या है, तो पब्लिक उसको पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक स्पीच तैयार करके बोला था कि आप दे दीजिएगा अगले दिन। तो ग्वालियर मैदान में उनकी स्पीच को पढ़ा गया, जिसमें बोला गया कि अब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का उन्होंने नारा भी दिया। और ठीक है, और इमीडिएट रीजन क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट एकदम से क्यों हुआ, उसका इमीडिएट रीजन था क्रिप्स मिशन। So draft of the Quit India resolution was prepared by जवाहरलाल नेहरू. This is also important. थोड़ा सा याद नहीं रहता है, लेकिन याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। London Indian Society and East India Association are founded by whom among the following personalities? देखिए, एक तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपने पढ़ी होगी, वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन लंदन इंडियन सोसाइटी बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। इज इट दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, या राजा राम मोहन रॉय? तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा आपको, मुझे पता है कि आपको आंसर पता होगा, लेकिन मैं इस सवाल को इसीलिए लेकर आया क्योंकि इसमें लंदन सोसाइटी थी, लंदन इंडियन सोसाइटी थी, ठीक है। देन ऑल्सो आई विल गिव 5 to 7 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी आंसर दीजिएगा। ओके, सो द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो है, उन्होंने मेजरली अपना जो टाइम स्पेंड किया वो किया बाहर ही, मतलब लंदन में वो ज़्यादातर उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बट वहाँ पे सिर्फ आराम नहीं किया, मतलब आराम के साथ साथ उन्होंने मेक श्योर किया कि वहाँ के लोगों को, क्योंकि देखिए एक तो है पॉलिटिकल स्ट्रगल विद इन इंडिया, राइट, वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है दैट वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स, है ना, अपने राइट्स के लिए फाइट करना है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स से पीछा छुड़ाना है हमें, है ना। ये विद इन इंडिया के अंदर था, बट आउटसाइड इंडिया भी कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ मूवमेंट चल रहे थे, उसमें दादा भाई नौरोजी ने एक मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि उनको पता था कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे ब्रिटेन जो है, जिसे कहते हैं हम लोग, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, तभी जाके वही गवर्नमेंट जो है इंडिया पे कंट्रोल कर रही है। तो फिर वही जाके ये वाली जो गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ब्रिटेन जो सरकार है जो काम करवा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है। सो इन्होंने इस तरीके से किया। एंड देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको याद रख लीजिए, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट समझ आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है, वो 3 बार प्रेसिडेंट बने, 3 times ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है, 1980, ठीक है, 1886 के अंदर, 1893 के अंदर, 1906 के अंदर, ठीक है। एक था कलकत्ता, दूसरा था लाहौर, तीसरा था कलकत्ता, तो CLC, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 86, 93 और 1906, ठीक है। उसके बाद क्या, इस्टेब्लिश द लंदन इंडियन सोसाइटी इन 1865 एंड 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जरूर याद रखिएगा, ये कुछ जो पॉइंट मैंने आपको बता दिए। वाज द रूलर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? कौन था रूलर लखनऊ का
1987 के रिवोल्ट में? बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह या तात्या टोपे? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे क्वेश्चन। जी बताइए। देखिए, इट इज लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, राइट। एक चीज जो एक्स्ट्रा पॉइंट है भूल जाता है, दैट इज सर कोलिन कैम्बेल, सर कोलिन कैम्बेल सप्रेस द रिवोल्ट एट लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में कोलिन कैम्बेल थे जिन्होंने एक तरीके से रिवोल्ट को सप्रेस किया था, याद रखेंगे इतना, बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको 2-3 नाम और बताता हूँ, दैट इज बैरकपुर में हमारे मंगल पांडे थे, कानपुर में मल्टीपल लोग थे, ठीक है, तो कानपुर वाले भी याद रख लीजिएगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, याद रखिएगा। बरेली में बहादुर खान एंड मथुरा में सेवी सिंह, कदम सिंह एंड जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है, राइट। चलिए, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हु गेव द स्लोगन सत्यमेव जयते। किसने ये स्लोगन दिया था सत्यमेव जयते? मोहम्मद इकबाल, अली बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी बोल सकते हैं, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। किसने ये स्लोगन दिया था? जल्दी आंसर दीजिएगा। यस, हाँ, तो हु गेव द स्लोगन ऑफ सत्यमेव जयते? इट वॉज गिवन बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये स्लोगन दिया था, जैसे कि गेव द स्लोगन सत्यमेव इन 1918 में, 1918 में ये स्लोगन दिया था, 1918 में ये स्लोगन दिया गया था, ठीक है, 1918 में। बट एक चीज याद रखिए, ये तो हमने स्लोगन पढ़ लिया, लेकिन हमारे बाल गंगाधर तिलक ने कौन से स्लोगन दिए? जैसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, दिस स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शेल हैव इट, राइट। तो ये जरूर आपने पढ़ना है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। बंकिम चटर्जी के बारे में बात करें तो वंदे मातरम जो है, इट इज अनदर पॉइंट। बंकिम चटर्जी वंदे मातरम, ठीक है। इकबाल साहब का क्या था? सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, राइट। चलिए, तो याद रखेंगे इतना, ये 2-3 पॉइंट्स जो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिए। वेयर वर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आजाद हिंद फॉर्म? कहाँ पे ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की, आजाद हिंद की, ये बनी थी? इज इट सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन या रोम? सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन या रोम, ठीक है। वेयर वॉज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म्ड? वेयर वॉज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म्ड? सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन, रोम? यस, जल्दी बताइए। जी, तो आंसर है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सरोजनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द कांग्रेस सेशन? सरोजनी नायडू जो है वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द कांग्रेस सेशन? इट इज गया 1922, कैलकाटा 1928, कानपुर 1925 या 1931 का कराची सेशन? जल्दी बताइएगा। दैट
सरोजनी नायडू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन? ठीक है, ऑब्वियसली यस, इसमें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज मैंने ये चीज़ पहले ही आपको पढ़ा दी थी। ठीक है, मल्टीपल सेशंस के प्रेसिडेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, है ना? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, सबके पढ़ा दिए। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा मुझे लगता नहीं है मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी यू हैव 5 सेकेंड्स मोर टू आंसर दिस क्वेश्चन। जी, तो इट इज 1925 कानपुर सेशन, इट इज 1925 कानपुर सेशन। ठीक है, इसके बारे में सरोजनी नायडू एज अ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना बहुत ही रेलेवेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शी वॉज गिवन अ टाइटल ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काफी अच्छा पोएट्री राइटिंग में कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, वही इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये पहली विमेन है, फर्स्ट विमेन टू होल्ड the office of governor in the dominion of India, to hold the office of governor in the dominion of India. She became the governor of United Provinces in 1947. 1947 में वो गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस की। ठीक है, which of the following newspapers was written by लोकमान्य तिलक during नेशनल मूवमेंट? कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जो लिखे गए थे लोकमान्य तिलक बाय द लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जल्दी बताइएगा। जी, ओके, सो द आंसर इज केसरी। बट दिक्कत यह है कि बाकी न्यूज़पेपर्स के बारे में क्या पता लगेगा। ठीक है, तो युगांतर जो था वो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, जैसे जस्ट अ सेकेंड, युगांतर हो गया रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। ये बंगाली न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका भी एक रेवोल्यूशनरी था, जिसे रातों रात ही किस में कन्वर्ट कर दिया, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये कहा गया कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो है, कोई भी ऐसा पकड़ा गया जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा है या कोई हिंसा फैलाने का काम किया, तो उसको फटाफट जो है बंद कर दिया जाएगा, जब्त कर दी जाएंगे उसकी एसेट्स, प्रिंटिंग मशीन्स एंड एवरीथिंग। तो जैसे ही अमृत बाजार पत्रिका को पता लगा, उसने ना फटाफट इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर दिया अपना न्यूज़पेपर। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, द बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय whom? It is विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, पर रामकृष्ण परमहंसा, दयानंद सरस्वती एंड स्वामी प्रभावानंदा, स्वामी प्रभावानंदा। ठीक है, सो बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय whom? जल्दी बताइए। Now it is also one of easy question because we know that ये क्वेश्चन जो है इसको पहले मैंने आंसर बताया था। रामकृष्ण परमहंसा नहीं, गलत आंसर है। और कोई है आंसर तो बता दीजिए। हाँ, सो स्वामी विवेकानंद भी गलत है, उसके बाद स्वामी प्रभावानंदा भी गलत है। इट इज स्वामी दयानंद which is correct. He was the founder of आर्य समाज. He translated the Vedas and wrote the 3 books. 3 बुक्स लिखी थी दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी में लिखी है। तो देखो यार, ये तो याद रखना आपका काम है, आपको याद रखना पड़ेगा that this book सत्यार्थ प्रकाश is in हिंदी, it is in हिंदी। ठीक है, और वेदा भाषा भूमिका जो है, वेदा भाषा भूमिका जो है वो वैदिक कमेंट्री से रिलेटेड है।
ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वैदिक कमेंट्री, और वेदा भाषा वैदिक कमेंट्री इन संस्कृत जो है ऑन द यजुर्वेदा एंड ऋग्वेदा, ठीक है, वेदा भाष्य जो है, ठीक है, तो वैदिक कमेंट्री है संस्कृत के अंदर ऑन यजुर्वेदा एंड ऋग्वेदा, ठीक है। सो इस सेशन के अंदर हमने इतना ही पढ़ना था। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दैट यस, अभी तो कुछ पता नहीं है कि ESIC कब तक आएगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दैट इफ़ यू हैव 2 मंथ्स, प्रॉपर आपके पास 2 महीने हैं, आपने पेपर फिल किया है और 2 महीने आपके पास पड़े हैं, है ना, क्योंकि अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या होगा। सो टेक इट एज अ चैलेंज एंड उसको जो है आप 2 महीने के अंदर with the Abhipedia courses you can complete the entire syllabus of ESIC DD। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे डेली देखते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है रिसेंटली हमारे पबैट के और RTI के लेक्चर्स भी हम लोग ने उसमें लाइव देना शुरू कर दिए हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एडेड एडवांटेज है कि एक लाइव सुन लिया, बाकी 3 जो है या 2 जो है लेक्चर्स रिकॉर्डेड सुन लिए, बिकॉज ये सारा कोर्स जो है हम लोग ने दिया था, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसलिए जो है आपके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि अभी जो है रिकॉर्डेड में आप फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वेब नोट्स आपके सामने ही पड़े होंगे, ठीक है। सो और ऊपर से एक डेटा जो मैंने आपको बताया था दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफ ESIC थ्रू RTI के रिप्लाई से द नंबर इज़ वेरी मिनिस्क्वल, बहुत कम नंबर है। तो उसके अंदर आप देखिए कि इतना कम नंबर होने के 1000 के अंदर है, 10-15-20 हज़ार बंदे हैं जो अप्लाई कर चुके हैं, तो उसमें आप देखिए कि पोस्टों के हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी आपकी है अगर आप पूरे अच्छे से तैयारी करते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर इज़ अ वेरी वेरी गुड पोजीशन इन ESIC, तो आप इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको लास्ट चीज़ बता देता हूँ जल्दी से जल्दी दैट नाबार्ड के हमारे फ्री मॉक इंटरव्यू सेशन है। नाबार्ड के क्या है मॉक इंटरव्यू सेशंस है, दोज आर फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस, mock interviews। So what best you can do is you can enroll you जो अभिपीडिया में जाके ही नाबार्ड वाले सेक्शन के अंदर वहाँ पे मॉक इंटरव्यू है, तो वहाँ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करा दो फटाफट, ताकि आपका जल्दी से जल्दी हम लोग कंडक्ट कर दें मॉक इंटरव्यू, और यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स, है ना, फंडामेंटल्स क्या है वो आपको याद पता लग जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड।